तो एक बुजुर्ग सी खातून मेरे पास आई। जी। ये तू क्या करता है फिल्मों में? तेरे को शर्म नहीं आती? अच्छा। तू पोटियां का रेप करता है, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उन्होंने फिर कुछ लोग बैठे थे रशिस में, जी। कहने लगे ये सारे लोग जो थे ये आपके मुखालिफ थे। अच्छा। ये सब मुखालिफत कर रहे थे कि रज़ा मुराद इस रोल को सूट नहीं करेंगे। हमने कहा साहब हमारी भी आंख है। आइए मुलाकात करते हैं रज़ा मुराद साहब से और जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी। आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान। हिंदी सिनेमा की एक अजीम शख्सियत, एक बेहतरीन फ़नकार, एक उम्दा अदाकार, जिन्होंने तकरीबन 250 से भी ज़्यादा हिंदी फ़िल्मों में अपना नुमाया किरदार अदा किया है, बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया है और हर बार हमने उनके काम को, उनके किरदारों को काफ़ी सराहा है, काफ़ी पसंद किया है। हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक रज़ा मुराद साहब। आदाब। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपने बहुत कम उम्र से फ़िल्मों में काम करना जी शुरू जी। किया था। तो क्या ये मजबूरी थी, शौक़ था या महज़ इत्तेफ़ाक था? नहीं, पहली बात तो ये है कि लोगों को ये गलत फहमी है जी। कि मैं चाइल्ड एक्टर था, वो गलत खबर है। जी। 1969 में जब मेरी उम्र 18 साल की थी जी। तो मैंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। जी। और जब मैं पास होकर आया, 20 साल की उम्र थी, तो 20 साल में मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हो गया था। आपके वालिद साहब भी एक बहुत शानदार लाजवाब एक्टर जी रहे हैं फ़िल्मों के, मुराद साहब। जी। तो क्या उनको देखकर आपको शौक़ हुआ कि मैं भी फ़िल्मों में आऊँगा? आपने डिप्लोमा किया एक्टिंग का। हाँ हाँ, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, क्योंकि बेटा जो है वो बाप से ही इंस्पायर होता है, जी। बाप ही उसका हीरो होता है और बाप के कदमों पर ही वो चलने की कोशिश करता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बात मैं और कहूँगा जी। कि मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था। अच्छा। मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था। मुझे पढ़ाई से कभी दिलचस्पी नहीं थी जी। और 6th स्टैंडर्ड में मैं 2 बार फेल हुआ और इसकी वजह से मुझे स्कूल से बाइज्जत तौर पे निकाल दिया गया था। तो कुछ तो करना था, हुँ। वालिद साहब का हाथ बटाना था, उनकी उम्र हो रही थी हुँ। और मुझे इस बात का एहसास था कि मुझे कुछ करना है। जी। तो मैं 1968 में मैं भोपाल में था और वहाँ से मैं हायर सेकेंडरी कर रहा था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि तुम हायर सेकेंडरी पास कर लो हुँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला दिलवा दूँ। जी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उनके वक्त तो कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट था नहीं जी। और आज अगर है तो उसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल। लेकिन जब मैं कोर्स कर रहा था तो मैंने ये सोचा कि मैं 5 साल दूंगा, 5 साल में कोशिश करूंगा और अगर 5 साल में कुछ होता नहीं है तो मैं कोई दूसरा पेशा इख्तियार कर लूंगा। तो ये मैंने सोच लिया था। ऐसा हुआ, फिर पहली फिल्म मिली एक नज़र, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी थे उसमें जी। और काम की तारीफ तो हुई, शमा सुषमा अवार्ड से भी नवाजा गया। जी। लेकिन फिल्म चूंकि जितनी चलनी थी वो उतनी चली नहीं। तो फिर दोबारा से जद्दोजहद शुरू हुई। ये जद्दोजहद तकरीबन 14 साल चलती रही। अच्छा। तो इन 14 सालों में कभी आपने सोचा कि अब कुछ और पेशा इख्तियार करें या इसमें काम नहीं बन पा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा था कि बावर्ची खाने का खर्चा निकल रहा था अच्छा। और वालिद साहब का मैं हाथ भी बटा रहा था, तो कुछ ना कुछ तो मैं कमा ही लेता था। कुछ फिल्में मिलती थीं, ख्वाह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ना सही, लेकिन अ, कर, करता रहा काम में। कभी ऐसा सोचा कि मैं कोशिश करूं कि लीड एक्टर का भी मुझे, क्योंकि पर्सनैलिटी माशाल्लाह आपकी शुरू से ही बहुत शानदार रही है और देखने भाल में भी खूबसूरत आप शख्सियत के मालिक रहे हैं, तो कभी आपको ऑफर्स आए थे कि लीड एक्टर आप करो या आपने कोशिश की थी? आपने मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। ये लफ्ज़ मैंने कभी अपने बारे में सुना नहीं था, कभी कोई मुझे खूबसूरत या हैंडसम कहता नहीं था। रिजवान, क्या होता है कि जब भी कोई एक्टर बनने की सोचता है तो पहला ख्याल उसका हीरो बनने का आता है। जी। हम भी
हीरो बनने की सोचते थे, जी। लेकिन जब सच से मुलाकात हुई, आईना देखना आया, हम्म। तो हम समझ गए कि भाई ये जो है ये डिफरेंट बॉल गेम है हीरो बनना। जी। हालांकि हमारे बहुत से कलीग्स जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना जी। विलन से हीरो बन गए और बहुत कामयाब साबित हुए वो। जी। लेकिन मुझे लगता है शायद मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं होंगी कि किसी ने मुझे हीरो बनाने के बारे में सोचा। पंजाबी फिल्मों में मैंने बहुत लीड रोल किए, यहाँ भी मैंने किए रोल। कुछ फिल्मों का इतना बुरा हशर हुआ कि पहला जो था ज़बरदस्त हफ्ता था जी। और दूसरा ज़बरदस्ती हफ्ता था। दूसरे हफ्ते में फिल्म उतर गई। जी। एक दौर ऐसा आया कि जब आपको एक बहुत ही शानदार विलन के तौर पे जाना जाने लगा, एक ट्रेंड बदल दिया आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। चाहे फिर वो जाबाज की बात करें हम, हीना की राम तेरी गंगा मैली, या प्रेम रोग की बात करें, तो आज भी उस किरदार को लोग याद करते हैं, पसंद करते हैं। तो कैसे ये चेंज आया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ आपका पॉजिटिव रोल से? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और जवाब मैं आपको थोड़ा तफसील से दूंगा। जी बिल्कुल। राज कपूर साहब ने मेरी सन 73 में एक फिल्म देखी थी, नमक हराम। जी। उसमें मैंने एक शायर का रोल किया था, आलम साहब का। आलम। और जब वो प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे 1980 में, याददाश्त उनकी बहुत अच्छी थी, तो रात को 3:30 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फ़ोन किया कि भाई वो ऋषिकेश ने एक फिल्म बनाई थी मजदूरों की प्रॉब्लम पे, जी। उसमें एक शायर का रोल एक लड़के ने किया था, लंबा सा था, भारी सी आवाज़ थी, दुबला पतला, कौन है वो? तो बताया उन्होंने कि तो मुराद साहब के साहबजादे हैं। अच्छा अच्छा। मुराद साहब के साथ उन्होंने अंदाज और दास्तान में काम किया था। जी। बुलाइए उन्हें। तो हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम पंजाब में थे, जी। और तब मोबाइल था नहीं और हमारे घर में फ़ोन भी नहीं था, पैगंबरी दौर चल रहा था। जी। तो नीचे बनिए की दुकान थी, तो वहाँ हमारे रिक्वेस्ट फ़ोन आते थे, उसका मूड होता था तो बुलाता था, नहीं होता था तो नहीं बुलाता था। जी। बहरहाल एक दिन उसने बुलाया और वहाँ से उन्होंने कहा मैं रज़ा रवि मल्होत्रा बोल रहा हूँ, और राज साहब ने याद किया। इनका राज साहब? कौन राज साहब? अरे राज कपूर साहब ने याद किया है, आपको बुलाया है। मैंने कहा राज कपूर साहब ने मुझे बुलाया है? आर यू श्योर? हाँ भाई, इसीलिए तुमको फ़ोन किया है। उससे पहले का मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि रणधीर कपूर और ऋषि कपूर से मेरी अच्छी खासी मुलाकात थी। ऋषि कपूर के साथ मैंने लैला मजनू की थी, रणधीर कपूर के साथ एक फिल्म की थी राम भरोसे। जी। तो एक दिन मैंने रणधीर कपूर से कहा, मैंने कहा मैं राज साहब से मिलना चाहता हूँ। Why do you want to meet Raj Kapoor? मैंने कहा मैं I would love to work with, you know, Raza, the kind of films which Raj Kapoor make, you know, you won't fit into that, you know. He makes heroine oriented films, you won't fit into it. जी। तू जैसे रोल करता है ना, वो वैसे रोल राज कपूर की फिल्मों में होते नहीं, बहुत तेज बात करते हैं। जी। मायूस हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और अक्सर ऐसा होता था कि जब भी मैं आरके में शूटिंग करता था जी। तो मैं देखता था कि राज साहब से शायद मेरा आमना सामना हो जाए, लेकिन कभी नहीं हुआ आज तक। बहरहाल उन्होंने हमें बुलाया और एक ही बात कही उन्होंने कि ये मैं तस्वीर बना रहा हूँ, फिल्म नहीं कहा उन्होंने, तस्वीर बना रहा हूँ, और इसमें एक किरदार है और सिर्फ हमारे जहन में आप हैं, आपके अलावा अब तक हमारी कोई सेकंड चॉइस भी नहीं। आप अगर ना करेंगे तो फिर हम किसी और के बारे में सोचेंगे, आपके अलावा कोई नहीं। खैर उन्होंने फिर मेकअप मैन को बुलाया, उसको हिदायत दी, कॉस्ट्यूम वाले को बुलाया, उनको हिदायत दी कि ये सीजिए, इनका ऐसे कपड़े सीजिए जी। और मेकअप मैन से कहा कि इनकी एक किसी मूछ बनाइए। अब मैं थोड़ा शशोपंज में कि अचानक इतना बड़ा रोल, जी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा बैनर, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तांगे के घोड़े को ये रेस कोर्स में दौड़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जी। तो मुझे कुछ मेरी थोड़ी खुद एतमादी थोड़ी हिल गई कि जितना ये मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मैं उस
भरोसे की कसौटी पे पूरा उतरूंगा या नहीं। बिल्कुल। बहरहाल काम शुरू हुआ। मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मेरी इज्जत रख ली। पहला शेड्यूल हुआ, वो हमने पूरा का पूरा सीक्वेंस हमने मैसूर पैलेस में किया था। जी। और फिर साहब एक दिन उनका फ़ोन आया मेरे पास, रज़ा साहब वो हमने रशीद तैयार कर लिए हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। और साहब उन्होंने रशीद दिखाए। वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। अच्छा। नमक हराम का वो टूटा फूटा, जिंदगी से मायूस बीमार शायर, और ये सुमेरगंज का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह। ये राज साहब ने उस रोल को देखकर मुझे ये रोल दिया, ये तो कोई दुनिया में सोच नहीं सकता था। बिल्कुल। एक बिल्कुल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन। और उन्होंने फिर कुछ लोग बैठे थे रशिस में, जी। कहने लगे ये सारे लोग जो थे ये आपके मुखालिफ थे। अच्छा। ये सब मुखालिफत कर रहे थे कि रज़ा मुराद इस रोल को सूट नहीं करेंगे। हमने कहा साहब हमारी भी आंख है, जी। हम तो उन्हीं से करवाएंगे जी। ये सब बैठे हैं और आज ये सब कह रहे हैं कि रज़ा साहब से ज़्यादा सूट इस कैरेक्टर को कोई करता नहीं। खैर ठीक है, वो तो मैं ये कहूँगा कि 3 बातें होती हैं इंसान के साथ। आप में टैलेंट होना चाहिए, जी। जो भी काम करें सलाहियत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक्टर हैं तो आप में वो भी सलाहियत होनी चाहिए कि हर किरदार के सांचे में आप अपने आप को ढाल लें। बिल्कुल। वो बहुत ज़रूरी है। तो पहली बार मैं ज़िंदगी में विलन बना था, जी। और वो भी सबसे बड़े बैनर की फिल्म में। और उसके बाद राम तेरी गंगा मैली शुरू हुई। जी। बी.आर. इशारा ने मुझे डिस्कवर किया, राज कपूर ने मुझे रीडिस्कवर किया। असल में ऐसा रहा है अक्सर कि हिंदी सिनेमा का इतना इम्पैक्ट होता है कि लोग विलन से नफरत करने लगते हैं। प्राण साहब हों या दूसरे विलन, उनको लोग देखकर खौफ खा जाते थे असल ज़िंदगी में भी। तो कोई किस्सा आपके साथ कभी ऐसा हुआ असल ज़िंदगी में? बहुत बार हुआ है। जी। मैं हैदराबाद में एक जगह है बशीरबाग, जी। ये नई नई प्रेम रोग लगी थी और मैं एक फिल्म करने गया था, यादगार फिल्म का नाम था। तो बशीरबाग में मैं शॉपिंग कर रहा था, तो एक बुजुर्ग सी खातून मेरे पास आई। जी। ये तू क्या करता है फिल्मों में, तेरे को शर्म नहीं आती? अच्छा। तू पोटियां का रेप करता है, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? और साहब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं खड़ा रहा तो शायद एक हाथ मार दे मुझे। वो इतनी वर्कअप हो गई मुझे। जी। और लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए मार्केट में। तो मैंने सोचा इज्जत बचाना ही है तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मैं निकल गया वहाँ से। अच्छा। फिर बाद में मैंने जायज़ा लिया कि भाई शायद मैंने वो कैरेक्टर्स इतने कन्विंसिंगली किए हैं बिल्कुल। कि इस औरत को मुझ पे बहुत गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी कामयाबी भी छुपी हुई थी। बिल्कुल। मैं यही कहूँगा, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मैं ये दूंगा कि मैंने बेईमानी के किरदार भी बहुत ईमानदारी से किए। आवाज़ की अगर बात की जाए रज़ा साहब, तो आवाज़ के तो आपके लोग इतने फ़ैन हैं कि आपकी आवाज़ को सुनना इतना पसंद करते हैं कि चाहते हैं कि सुनते रहें बस आपकी आवाज़ को। तो आवाज़ आपकी शुरू से ही माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है। तो कभी ये ख़्याल आया कि आवाज़ के साथ गुलूकारी का भी तजुर्बा लिया जाए या कभी गानों से ट्राई किया जाए, गाने गाए जाएँ? आपने आवाज़ की बात की है तो मैं कुछ कहना चाहूँगा इस पर। जी बिल्कुल। मुझसे कबल 3 बेटियां पैदा हुई, और जब मैं वजूद में आया और जब नर्स मुझे तौलिए में लपेट कर लाई जी। और मेरी वालिदा से कहा नर्स ने कि बेटा हुआ है, तो मेरी वालिदा को यकीन नहीं आया कि 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ है। जी। तो कहने लगी कि बेटे तुम रोए, और तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं समझ गई कि वाकई ये लड़का है। तो जब मैं वजूद में आया था जी। तब भी मेरी आवाज़ जो थी
मर्दों जैसी थी, मैं यही कहूँगा जी कि वालिदा ने बजाय देखने के सुनकर अंदाज़ा लगा लिया या यकीन कर लिया कि बेटा पैदा हुआ है। जी और उसके अलावा देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो खुदादत सलाहियत होती हैं। तो मैंने ये आवाज़ जो है कल्टीवेट नहीं की है, ये तो मेरी आवाज़ है ही ऐसी। ये मुझे विरसे में मिली है। मेरे वालिद साहब की आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत गरजदार थी। तो ये तमाम चीज़ें विरसे में मिली हैं। लेकिन अल्लाह जो आपको देता है, जो अल्लाह आपको तोहफ़ा अता करता है, उसे बहुत संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल। ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं पान खाता हूँ, ना मैं बर्फ़ लेता हूँ। मैं इन तमाम बातों से गुरेज करता हूँ। जी एक आम नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। ठंडा पानी नहीं पीता। जी हाँ, बस अचार मेरी कमज़ोरी है। खाने के साथ मुझे थोड़ा अचार चाहिए, तो अच्छा। थोड़ा सा अचार मैं चख लेता हूँ। जी बाकी तमाम चीज़ों से जो भी आवाज़ के लिए मुज़िर हैं, जी मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता। हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही काम करते रहें और अच्छा काम करें, इससे ज़्यादा अच्छा काम करें, आप लोगों को एंटरटेन करते रहें और अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे। बहुत शुक्रिया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्यार एक ऐसी चीज़ होती है कि जितना इंसान को मिलता है, जी उतना वो और पाना चाहता है। बिल्कुल। तो अपने चाहने वालों से यही कहूँगा कि बस इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए। साहिर साहब की एक नज़म है कि आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी दुनिया का मैं रखूँगा कहाँ, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं। बहुत खूब। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। वाह। इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। इज्जतें चाहतें शोहरतें उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। वाह। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, कि मेरे कल की खातिर कुछ ना बचे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। बस आपसे ये दरख्वास्त है, आपके प्यार का भूखा हूँ, बस वही मुझे प्यार देते रहिए। और इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ हिंदी सिनेमा के बहुत जानी मानी शख्सियत, बहुत अजीम फ़नकार रज़ा मुराद साहब, और आपने उनको सुना। तो रज़ा मुराद साहब, एक बार फिर से तहे दिल से हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इतना वक्त दिया, और बहुत शुक्रिया आपका। तो अगले शुमारे में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।